हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टीपी सर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पीजीटी हिंदी का अध्याय 3, जिसमें हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ने जा रहे हैं। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई, अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती हैं। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। रासो ग्रंथों के चरित्र नायक ऐतिहासिक किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किया है वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत विमुख रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत हो चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं अपितु युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। इसलिए युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सकें। चारण कवि इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु इसमें स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों के शासक अपने छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे। चौथा शीर्षक है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता, शौर्य, यश, वैभव एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ बताते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। पांचवा शीर्षक है प्रामाणिकता में संदेह। आदिकालीन के अधिकांश रासो काव्यों, यहाँ पे कवियों नहीं है काव्यों लिखा हुआ है,
मिसप्रिंट हुआ है लिखने में, की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई जा गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता में भी संदेह है। अगला शीर्षक है कल्पना की प्रचुरता। चारण कवियों की रचनाएं तथ्यपरक न होकर कल्पना प्रधान हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास नाम मात्र को ही है। कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। वस्तुतः इन रासों काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी कर दी है। इन वीरगाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथायुक्त रचनाएं कहना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। अगला शीर्षक है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदय गिराही वर्णन रासो काव्य में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्म स्पर्शी स्थल हैं जहाँ वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त लड़े जाते थे, अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया। अगला शीर्षक है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। अगला शीर्षक है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा दोहा, गाथा, पद्धर, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलियाँ आदि छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। पुनः एक बार प्रार्थना है कि आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक एवं शेयर कर और बेल आइकन दबाकर सपोर्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद।